हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन के बारे में। जब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष के लिए, तो इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, इमोशन, एटीट्यूड्स and values of the student. Developing them, it is not easy task. The research for this, the reason for this is that is the interest, emotion, attitudes and self confidence etc are permanent and personal condition. जब हम भावात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा इंटरेस्ट, हमारे इमोशंस, हमारा एटीट्यूड, हमारे मूल्य, सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं हमारी, जो हमारा इंटरनली डेवलपमेंट करती हैं, वो परमानेंट रहते हैं और हमारी जो पर्सनल कंडीशंस हैं उन पर डिपेंड करती हैं। इन सच ए सिचुएशन व्हेन ऑल दीज आर related to particular person first to go the others later, it is not an easy कि जब हम किसी के भाव को डेवलप कर रहे हैं, इमोशंस को डेवलप करना की प्रोसेस में है स्टूडेंट्स की, तो हम केवल एक इमोशंस को डेवलप नहीं कर पाते। बंच ऑफ डोमेन रहता है, बंच ऑफ इमोशंस रहते हैं, हम एक साथ ही उनका डेवलपमेंट कर पाते हैं। अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स बिकॉज दे आर द टेस्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इंटरेस्ट, हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स, इन सभी को इंक्लूड करती है हमारी एजुकेशन की प्रक्रिया में। In this context, teachers are expected to develop the emotional aspect of student by highlighting them through emotional objectives. इसलिए हमारे भावात्मक उद्देश्य तैयार किए गए हैं जो अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष के आते हैं, उनमें हम बच्चे के भावों को डेवलप करने की प्रक्रिया लेकर चलते हैं। अफेक्टिव डोमेन में हमारे 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला है रिसीविंग यानी ग्रहण करना, देन रेस्पॉन्डिंग यानी अनुक्रिया करना, फिर वैल्यूइंग मूल्य या अनुमूलन निर्धारित करना, देन कंसेप्चुअलाइजेशन यानी प्रत्ययीकरण करना, देन ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करना, एंड लास्ट कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र निर्माण। ये जो 6 पद हैं हमारे उद्देश्यों के, ये सीधा सीधा हमारे स्टूडेंट्स के या किसी भी व्यक्ति के जो भावात्मक पक्ष है उसका रिसीविंग डेवलप करने में ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सीधी सी चीज़ है। जब हम बात करते हैं पहले पद की, रिसीविंग की, कि जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, यानी उसे जो चीज़ प्रदान की जा रही है, वो जिस चीज़ को ग्रहण कर रहा है उसी के अनुसार उसका रेस्पॉन्स होगा। यानी वो जैसा उसने देखा, जैसी व्यवहार उसने देखा, जैसी प्रक्रिया उसने देखी, समझी, वैसा ही वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है यानी अनुक्रिया कर रहा है। और उसके बाद बात आ जाती है वैल्यूइंग की, मूल्य की, अनुमूलन की। मीन्स जैसा बच्चे ने रिसीव करा, जैसा उसने ग्रहण करा, वैसा ही वो कार्य कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। और अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहेगी तो उसके जो मूल्य है, अनुमूलन है, वो भी वैसे ही उसके मूल्य अनुमूलन तैयार होंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें किसी भी डोमेन का जो फर्स्ट पॉइंट रहता है। जैसे फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन में हमारा नॉलेज था, यहाँ पर रिसीविंग है। तो जब नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो बच्चे को जो फर्स्ट नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। ये वैसे ही यहाँ पर बच्चे को जो
रिसीविंग कराया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार उसका व्यवहार बन रहा है, उसी के अनुसार उसकी अनुक्रियाएं हो रही है, वैसे ही उसके मूल्य निर्धारित हो रहे हैं। फिर आगे कंसेप्चुलाइजेशन। जब हमारे मूल्य उसी तरह से निर्धारित हो जाते हैं, तो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, यानी जो हमारा प्रत्ययीकरण है, उसी के अनुसार हमारा प्रत्ययीकरण का निर्माण होता है, और पूरी प्रक्रिया यहाँ पहुंचने के बाद हम उसी मूल्यों को, उसी प्रत्ययीकरण का व्यवस्था करते हैं अपने जीवन में, और इसी के अनुसार फिर हमारा चरित्र का निर्माण हो जाता है। छोटे शब्दों में कहा जाए कि अगर हमें बच्चे के चरित्र का निर्माण करना है, तो हमें ये पद फॉलो करने होते हैं। ये जनरल भाषा में चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी की टर्म्स में हम ये बात करते हैं कि ये हमारे अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष के पद हैं। बात करते हैं रिसीविंग यानी ग्रहण करना के लिए। रिसीविंग और अटेंडिंग फ्रॉम व्यू पॉइंट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, human values has to be experienced, for which some kind of encouragement is also absolutely necessary. Students should be attracted towards his encouragement, for their desire of same should also be strong. कि हमें जो चीज ग्रहण करनी है, हमारा जो भाव है, जो इमोशन है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें एनकरेजमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, या ये एक फंडामेंटल पार्ट रहता है हमें हमारे इमोशंस को डेवलप करने के लिए। Therefore, in this category, the emotion development, the main task of the teacher is to attract students sufficiently towards the subject. तो यहाँ एजुकेशन की फील्ड में टीचर का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करे, सफिशिएंटली एनकरेज करे अपने कंटेंट की तरफ, और उन्हें मोटिवेट करे, so that them such a way that sufficient desire of assimilation humanity can be awakened in them, ताकि जो मानवता है, जो इमोशंस है बच्चे के, वो उसके अंदर डेवलप हो सके। Ensure that attention and sufficient desire to assimilate humanity remains in the students for a reasonable time। और इस तरीके से तैयार हो कि वो जो ह्यूमैनिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है, वो बच्चे में लंबे समय तक स्थायी रूप से उसमें बनी रहे। कि क्या होता है कि हाँ, हमने सिखाया, बच्चे ने सीखा, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद वो उन चीज़ों को भूल गया। तो जो हम बच्चे को रिसीव करा रहे हैं, ग्रहण करा रहे हैं, उसको ग्रहण कराने से पहले उसको मोटिवेट किया जाए, उसे एनकरेज किया जाए अपने सब्जेक्ट की तरफ, उसकी इम्पोर्टेंस की तरफ, और उसके जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। रिसीविंग के बाद बात आती है रिस्पॉन्डिंग की। ये सेकंड स्टेप है अफेक्टिव डोमेन का। तो जब हम यहाँ बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, देन बेस्ड ऑन द इंसिस्टेंस कैटेगरी इज रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। कि अब फर्स्ट पॉइंट में जो बच्चे ने रिसीव करा है, अब स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा। The responses given by the student can be recognized only when educational activities awaken values in them properly। कि शिक्षा की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके जो मूल्य हैं, वो प्रॉपरली बच्चे में डेवलप हो जाए। Students should be made so ready, capable and aware that they are able to respond, and this gives them satisfaction। और बच्चे जब रेस्पॉन्स करें तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त हो। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ने जो रेस्पॉन्सेज दिए हैं, उनकी पहचान तभी हो पाएगी जब हम ये चेक कर पाएंगे कि जो रेस्पॉन्सेज बच्चों ने दिए हैं, वो
उसकी शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यों पर आधारित है। इट इज क्लियर दैट थ्रू द above mentioned response an attempt is made to develop the confidence। इससे एक बच्चे का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं और उसके रिस्पॉन्स से ये भी पता लग रहा है कि ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो पा रही हैं। इसके बाद आता है हमारा वैल्यूइंग यानी अनुमूलन या मूल्य। वैल्यूएशन, असेसमेंट। वैल्यूएशन रिफर टू सच वैल्यूज in which the people have faith and to which they give special importance in their life। मूल्य वो चीजें हैं जिनमें व्यक्ति अपना विश्वास रखता है और अपने जीवन में उन्हें स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रदान करता है। ये इन शॉर्ट कि उस चीजों का उसके जीवन में एक विशेष महत्व है, उसका विश्वास है उसमें। It is through values that students show stability in their behavior even when the situation changes। कि सिचुएशन बदलने पर भी स्टूडेंट स्टेबल रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। अकॉर्डिंग टू नाथ महोदय ने भी अपनी बुक में कहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, द एक्टिविटीज ऑफ दिस कैटेगरी आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ बोथ द कैटेगरीज एंड देयर प्रिंसिपल्स। जो क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगरी है और उसके जो मूल्य है, उसके जो सिद्धांत हैं यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों पर वो बेस्ड रहती है। He believed that when a student sufficiently attracted towards an object or an idea and expression, his reaction towards it, then his reaction that object or idea are as valuable as considered when to be means of his fulfilling his purpose। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो जब कोई स्टूडेंट किसी वस्तु या किसी विचार के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपना रिस्पॉन्स करता है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो उस वस्तु या उस विचार, आइडिया के लिए उसके मूल्य निर्धारित करता है। In this way, his related behavior is influenced from the point of view and achieve the values of both personal and social values। कि इससे जो स्टूडेंट है या जो व्यक्ति है वो अपनी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और सोशल, सामाजिक दोनों प्रकार के मूल्य तैयार हो रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तैयार हो रहा है। Thus, it will be justified to say that this stage an attempt is made to develop a plan of the student to work towards particular values or to commit themselves। कि इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो छात्र स्टूडेंट है वो अपने विशेष मूल्य को स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्रति आकर्षित हैं, उनके लगाव है और उसे अभिव्यक्ति के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्चुअलाइजेशन मीन्स विचार। कि in the process of conceptualization as student, identification with values or develop strong faith or belief in values। They often encounter situation in which more than one value is appropriate। अब वो कंसेप्ट बना रहा है, प्रत्ययीकरण कर रहा है चीजों का, यानी कि अब यहाँ पर जो बात है वो केवल मूल्य निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं रह गई। इस लेवल पे मूल्यों के साथ उसे वचनबद्धता या मूल्य के प्रति उसकी जो आस्था है, जो विश्वास है, उसे भी और प्रगाढ़ कर रहा है। इन सच सिचुएशन स्टूडेंट कंसिडर विच वैल्यू दे शुड अडॉप्ट। ऐसे में उसे ये रहता है कि किस परिस्थितियों में उसे किस मूल्यों को धारण करना है।
फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। While learning behavioral reaction with changing circumstances and adopting personal and social values, students often find the values they hold contradictory। कि अब जो उसने अनुक्रियाएं सीखी हैं, उसके जो इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज हैं, कई बार वो अंतर विरोधी लगने लगते हैं, यानी कि उनके बीच में टकराव वाली स्थिति पैदा हो जाती है। To prevent this conflict and to acquire these values well, it becomes necessary to make them aware of the nature and concept of values। इसलिए यहाँ पर उनकी नेचर की भी और उस कंसेप्ट की भी, यानी उसकी मूल्य की प्रकृति और उसका जो संप्रत्य है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। Only after this knowledge they have to manage and organize, for which the teacher makes proper coordination। और इसी से ही फिर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तैयार कर पाता है टीचर के हेल्प से। इस ज्ञान के उपरांत वो अपना व्यवस्थापन, ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तैयार कर पाता है कि किन विभिन्न जो डिफरेंट मूल्स वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज हैं, उनमें कैसे ऑर्गेनाइज करे, कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो। और इस चीज को हेल्प करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में टीचर। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन स्टूडेंट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ वैल्यूज। एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिलेशंस के साथ जो वैल्यूज है वो बच्चे में डेवलपमेंट की जाए। आफ्टर दैट कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्रीकरण या मूल्यों का चारित्रीकरण। तो जब हम इस लेवल, ये लास्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, ये हायर लेवल है भावात्मक पक्ष का। This is level of emotional complex under which the teacher successfully acquire knowledge of values of the student, or specialization of values complex, but it is essential that the students first achieve the objectives of 5 categories। सीधी सी चीज है कि इस स्टेप पर हम तब पहुंच पाते हैं जब इससे पहले के जो 5 पॉइंट्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाए, यानी रिसीविंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक। उसके बाद ही हम कैरेक्टराइजेशन पर पहुंच पाते हैं। और जब इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट डेवलप हो चुकी है, या स्पेशलाइजेशन ऑफ वैल्यूज कॉम्प्लेक्स, कि उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज, उसके सोशल वैल्यूज का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो चुका होता है। और यहाँ पर बच्चे के अंदर जो पहला एस्पेक्ट डेवलप होता है वो यही है कि वो अपने इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज के साथ एडजस्टमेंट करके उन्हें कैटेगराइज्ड कर चुका है। फुल एफर्ट इज मेड टू गिव द स्पेशल फॉर्म ऑफ द वैल्यू सिस्टम, और रोल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज। कि यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन भी हो गया है। स्टूडेंट की इंडिविजुअल और सोशल वैल्यूज में जब कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो उसे इंडिविजुअल लाइफ में और उसकी जो सोशल लाइफ है उसमें उसका कैरेक्टराइजेशन डेफिनेटली रिप्रेजेंट होता ही है। स्टूडेंट इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर रिलेटेड लेवल। Ultimately, the student achieve the highest supreme objective of the emotional aspects। अगर बच्चे के कैरेक्टराइजेशन को डेवलप कर रही है या पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, जो अफेक्टिव डोमेन के भावात्मक पक्ष जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप किए गए हैं। कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जो चरित्र है,
कैरेक्टराइजेशन जो है वो इस बात पर आधारित रहता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी, यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी और उसका कैरेक्टराइजेशन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से को प्रभावित कर रहे हैं। इससे बच्चे को अपने भावात्मक पक्ष के सुधार में, उसे और बेहतर करने में, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प होती है। इसके बाद आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य। ये हमारा तीसरा पक्ष आता है जहां पर हमें बच्चे की क्रियाओं का विकास करना है। क्रियात्मक उद्देश्य है इसमें सभी कि फंक्शनल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हम बच्चे के स्किल डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में। इट कैन बी सेड दैट such a education system is made through functional objectives, that is functional aspects of education can be developed। it means अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि फर्स्ट एस्पेक्ट कॉग्निटिव डोमेन, तो हमने केवल ब्रेन के डेवलपमेंट की, ज्ञान के विकास के बारे में बात करी। सेकंड, इमोशनल में हमने भावों को, इमोशंस को डेवलप करने के बारे में बात करी। लेकिन साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार दूसरों के सामने प्रस्तुत होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ट्रेनिंग आवश्यक रहती है, फिजिकल एक्टिविटीज आवश्यक रहती है, और it is also necessary that the child adjust properly with the physical and social environment, कि एडजस्टमेंट करना सीख सके, फिजिकल एडजस्टमेंट अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो different authors have discussed at level of function as a impulsion, manipulation, control, coordination, naturalization, habit formation। ये क्लासिफिकेशन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के। In 1969, Simpson first classified the objectives related to the functional aspects of child behavior. Again, in 72, Harrow developed the functional industries classification, Simpsons, and classified them into 6 categories. साइकोमोटर डोमेन का क्लासिफिकेशन आता है फर्स्ट परसेप्शन, देन सेट, देन गाइडेड रिस्पॉन्स, देन मैकेनिज्म एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। जब हम बात करते हैं परसेप्शन की, मीन्स प्रत्यक्षीकरण, फिर सेट व्यवस्था, गाइडेड रिस्पॉन्स निर्देशनात्मक अनुक्रिया, मैकेनिज्म कार्यप्रणाली, और कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। कि अगर हमें बच्चे को कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई नया कौशल सिखाना है, तो सबसे पहले हम बच्चे का परसेप्शन डेवलप करते हैं, प्रत्यक्षीकरण कराते हैं। इसमें बच्चे की जो इंद्रियां हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके माध्यम से उसे बार बार ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल और मेंटल की। आफ्टर दैट जब वो प्रोसेस चलती रहती है तो कुछ टाइम के बाद उसके माइंड में, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से एक सेट, एक व्यवस्था तैयार हो जाती है, एक सीक्वेंस तैयार हो जाता है। फिर जब वो सीक्वेंस डेवलप हो जाता है तो हम गाइडेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर उस गाइडेड रिस्पॉन्स में हम बच्चे को जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको, पीछे होने वाली जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसको गाइडेंस देते हैं। एंड आफ्टर दैट मैकेनिज्म यानी कार्यप्रणाली। जब हम कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं तो बच्चे को कौशल और कौशल के पीछे होने वाली जो समस्याएं हैं, जो क्रियाएं, वो भी पता लग चुकी हैं। तो यहाँ पर बच्चे को कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन डेवलप किया जाता है ताकि वो अपनी स्किल्स का
प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करता रहे। और फिर लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, यानी अब वो अपने फाइनल अचीवमेंट पर, फाइनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे साइकोमोटर डोमेन के, उसे प्राप्त कर लिए, यानी कि वो उस कौशल में अब दक्ष हो चुका है। इन शॉर्ट, अगर हमें किसी बच्चे की कोई भी फिजिकल स्किल डेवलप करनी है तो हमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स थ्रू द सेंस बेस्ड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। कि हम अवेयर हो रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अपने इंटरेस्ट और मोटिवेशन, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। इन अदर वर्ड्स, परसेप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है, which involves a series of actions and which can be called a real experience, जो हमें हमारे रियल एक्सपीरियंस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। इसमें भी 3 लेवल्स हैं। पहला है स्पेक्ट्रल, मीन्स वर्णक्रम। दूसरा है ट्रांजिशनल, यानी संक्रमण काल। और तीसरा है इंटरप्रेक्टिव, यानी व्याख्यात्मक। मीन्स हम एक सीक्वेंस दे रहे हैं, वर्ण दे रहे हैं स्पेक्ट्रल में, देन उसे ट्रांजिशन पीरियड दे रहे हैं उस स्पेक्टर को समझने के लिए, एंड आफ्टर दैट उसकी व्याख्या में फोकस किया जा रहा है। तो परसेप्शन में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारी मोटिवेशन, हमारा इंटरेस्ट, या हमें रियल एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए एक बेस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेट, यानी व्यवस्था। कि सेट रिफर टू इनिशियल एडजस्टमेंट। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट इनिशियल वाला, इनिशियल फेज का एडजस्टमेंट है, दैट आर मेड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। कि स्पेशल एक्टिविटीज, स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए हम ये सेट तैयार कर रहे हैं। इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स है। पहला है मेंटल, दूसरा फिजिकल, तीसरा इमोशनल, यानी मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक। यानी कि अब हम उस व्यवस्था में लग जाए हैं जो कि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, कि किसी भी स्किल को जब हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी स्किल, हमारे इमोशंस, सारे एस्पेक्ट्स हम उसी चीज पर लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो व्यवस्था है, जो सेट है, वो तैयार हो जाए। यानी कि हमारा बिहेवियर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स, यानी निर्देशात्मक अनुक्रिया। यहाँ पर गाइडेड रिस्पॉन्स इज द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। यानी कि ये पहला स्टेज है जहां पर हम अपने क्रियात्मक कौशल के विकास का शुरुआत कर रहे हैं। इट इज एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ वन पर्सन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अदर। कि एक व्यक्ति का बाहरी व्यवहार तैयार हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशन में। In guided response, the emphasis of the abilities that are qualivalent, equivalent, more complex skills। यानी यहाँ पर निर्देशों के अनुसार जो जटिल कौशल है, कौशलों के पीछे जो होने वाली भाव है, कार्य प्रणाली है, उनका विकास, उनकी योग्यताओं को डेवलप करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म, यानी कार्यप्रणाली। मैकेनिज्म इज द लेवल एट विच स्टूडेंट्स डेवलप द कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स परफॉर्म टास्क। यहाँ पर बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि वो अपनी स्किल्स और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। थस मैकेनिज्म इज द कंडीशन विच हेल्प द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। कि ये वो लेवल है जहां पर बच्चे में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी डेवलप हो चुकी है।
और लास्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, जो हमारा लास्ट लेवल है इसमें। Complex overt response is the highest level of the function aspects. At this level, the students develop so much abilities and skill that he can complete the most complex task in least effort of time. कि यहाँ पर बच्चे में परफेक्शन आ जाता है उस स्पेशल टास्क को, उस स्किल को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए। इन शॉर्ट, यहाँ पर बच्चा पूरी तरह कुशलता, अपनी पूरी क्षमता उसकी डेवलप हो जाती है कि वो उस जटिल कार्य को कम कर सके अपने कम समय और कम शक्ति का उपयोग करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।